नमस्कार। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आप सबके लिए लेके आ रही हूँ। मोस्टली पेरेंट्स इस चीज़ के लिए कंफ्यूज होते हैं कि अपने बच्चे की थेरेपी कहाँ से स्टार्ट करें, क्या चीज़ें ना करें। मतलब बहुत सारे हमारे पास मल्टीपल टारगेट्स होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं और हम परेशान होते हैं। ये चीज़ मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि एकदम से हम सब कुछ अचीव नहीं कर सकते। हमें छोटे टारगेट्स रखने होंगे और लिमिटेड टारगेट रखने होंगे जो हमारी कैपेसिटी के अंदर आते हैं। आज जो ये वीडियो है ये फुली इस चीज़ को लेकर डेडिकेटेड है कि हमें अपने बच्चे का कैसे डिसाइड करें कि पहले क्या करवाया जाए, उसके बाद क्या करवाया जाए। यानी कि लैडर ऑफ रिहैबिलिटेशन के स्टेप्स क्या क्या होते हैं और एक ऑटिस्टिक बच्चे के, एक न्यूरो डाइवर्स बच्चे के रिहैबिलिटेशंस के। देखिए, नॉर्मली जैसे सारे बच्चे रिहैबिलिटेट होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे सारे बच्चे नेचुरली डेवलप होते हैं और सोसाइटी में स्टैंड करते हैं, वैसे ही एक न्यूरो डाइवर्स बच्चा भी स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे पहुँचता है। ये चीज़ जो है ना, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हम मैनेजमेंट स्टूडेंट, और जब हम ह्यूमन नीड्स की बात करते थे, उनके साइकोलॉजी रीड करने की बात करते थे, तो हमें एक लैडर बताई जाती थी कि किस लैडर से क्रॉस करके आप जो है एक लास्ट लेवल पर पहुंचते हो। मैंने उसी लैडर को जो है वो अप्लाई किया और अपने बच्चे की साइकोलॉजी को समझने में, चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर जो चीज़ें, चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर जो चीज़ें मिली मुझे, मैंने उनको मर्ज किया एक जगह और चीज़ों को समझने की कोशिश की, और उसी लैडर से मेरा बच्चा जो है अब वो डेवलप कर रहा है। तो इसकी सबसे बेसिक स्टेज क्या होती है? सबसे बेसिक स्टेज बच्चे के साथ जब आप काम स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि बच्चे को इस लायक बनाना कि अगर आप उससे कुछ बात कर रहे हो तो बच्चा आपकी बात सुने। जंपिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, ब्लो नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो लेटर ऑन स्टेप पे हम रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि बच्चा अपनी नीड को आइडेंटिफाई करे, यानी कि अपनी भूख को, प्यास को आइडेंटिफाई करे, शूशु पॉटी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करे। और उससे भी पहले बच्चा जो है ना वो इस लायक हो कि बच्चा जो है ना वो हम कुछ भी बोल रहे हैं तो वो सुनने के लिए रेडी हो। तो इट मीन्स बच्चे का ओटी पार्ट पे ज़्यादा फोकस होगा, एबीए पार्ट पे ज़्यादा फोकस होगा। स्पेशल एजुकेशन और स्पीच पे यहाँ पर इस पार्ट पे फोकस नहीं होता। और सेकंड चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस स्टेज पे फोकस की जाती है वो ये कि बच्चे को ना रहना आए। हम लेबल लगने के बाद मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को पूरा दिन ना डूइंग 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 में लगा देते हैं, यानी कि पूरा दिन उसको काम करने में लगा देते हैं। कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो 2-2 3-3 थेरेपीज़ पे लेके जा रहे हैं, उसके बाद 1-2 हॉबी क्लासेस भी लगाई हुई है, फिर वो स्कूल का भी सोच रहे हैं। वो सोचते हैं पूरा दिन बच्चे को बिज़ी रखेंगे तो बच्चा बहुत ज़्यादा सीखेगा। बच्चा ऑब्वियसली सीख रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, पूरा दिन बिज़ी रहना। तो उसके बाद जब हम बच्चे को धीरे धीरे फ्री करना शुरू करते हैं, बच्चा रेगुलेट नहीं होता। तो सबसे पहली चीज़, हम लोग जैसे रहते हैं एक नॉर्मल रूटीन में, बच्चा उसमें रहना सीखेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि बच्चे को एक नॉर्मल शेड्यूल में रहना है, यानी कि पूरा टाइम सिर्फ खेलना नहीं है, पूरा टाइम सिर्फ काम नहीं करना है। एक रूटीन में, कि एक फिक्स रूटीन होता है हर किसी का कि भाई मॉर्निंग में थोड़ा अपना वर्किंग रूटीन होता है, या तो आप स्कूल जाओगे या ऑफिस जाओगे या मम्मा के साथ घर पे रहोगे, या मम्मा है वो घर का काम कर रहे हैं। इसके बाद कुछ टाइम आप अपना थेरेपी में स्पेंड करोगे, कुछ आपका मी टाइम होता है, कुछ टाइम आपको खेलने के लिए मिलता है। तो ये क्लासिफाइड डिसिप्लिन सबसे पहले बच्चे को आना चाहिए, जो वैसा ही होना चाहिए जैसा आप अपने बच्चे का चाहते हो कि वो लाइफ टाइम को फॉलो करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना स्ट्रिक्ट
आप बना दो 4-4-5 आवर्स के लिए आप थेरेपी करा दो, तो इसके बाद जब बच्चे को आप नॉर्मल रूटीन में एक लाने की कोशिश करोगे तो बच्चा सेटल नहीं हो पाएगा, क्योंकि तब तक उसको आदत पड़ चुकी है लगातार घंटों घंटों काम करने की। तो फर्स्ट स्टेज पे मैंने अपने बच्चे की इसी चीज़ पे काम किया था, और जब मुझे लगा कि अब मेरा बच्चा जो है वो मेरी बात को सुनने लगा है, अगर मैं उससे किसी चीज़ के लिए बात करने की, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो एटलीस्ट एक बार मेरी तरफ पलट के देखता है। वो अननेसेसरी चीज़ों की ज़िद जो है वो पूरा टाइम कुछ करते ही रहने वाली जो ज़िद है वो बच्चे की ख़त्म हो गई है। देन फर्स्ट स्टेज इज़ क्लियर। देन सेकंड स्टेज जो है वो आई कि अब मेरा बच्चा जो है वो रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करे। एक छोटे-छोटे घर में जैसे छोटा बच्चा होता है, एक 6 मंथ टू 1 ईयर वाला बच्चा होता है, वो घर के लोगों के साथ खेलता है, उसको कोई स्ट्रक्चर्ड प्ले नहीं आता, रैंडम वो किसी भी तरीके से प्ले करता है, बट ही स्टार्ट मेकिंग बॉन्ड, अपनी चीज़ों को पहचानने लगता है, अपने घर वाले बंदों को पहचानने लगता है। देन सेकंड थिंग आई वर्कड ऑन इट, मैंने अपने बच्चे के साथ बहुत बॉन्ड बनाया है सेकंड स्टेज पे, बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ आई कांटेक्ट प्ले मैंने बच्चे के साथ किए, प्री लर्निंग की बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे स्टेज पे फोकस किया, ओटी को बहुत फोकस किया, ईबीए को बहुत फोकस किया, घर में ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में उसको इन्वॉल्व किया ताकि उसको माइंड का कॉन्सेप्ट समझ में आए, अपनी चीज़ों का समझ में आए, ताकि उसको मैं पॉइंटिंग पे ला सकूं, चॉइसेस पे ला सकूं। तो मैंने उसको घर की हर चीज़ से फ़ैमिलियर कराया, हर चीज़ से उसको पूरा सिखाया कि घर में हम कहाँ रहते हैं, कहाँ से आपको अपने जो है कपड़े मिलेंगे, कहाँ से खाना मिलेगा, हम कहाँ बैठ के खाना खाते हैं, हम कहाँ पे प्ले करते हैं, हम कहाँ पे सोते। ही नो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ हिज होम, और वहाँ पर रहने का तरीका, वहाँ पर रहने वाले लोग और हमारे घर की आइटम्स। इसके बाद जब ये वाली चीज़ कंफर्टेबल हो गई, अब वो मेरे साथ प्ले करने में इंटरेस्टेड होने लग गया है, तो फिर मेरा जो थर्ड स्टेप था वो ये था कि अब मैं अपने बच्चे को ना सोशली ओपन करूँ। तो सोशली कनेक्शन पे काम करूँ, और उसको दुनिया दिखाऊँ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी उसको फ़ोकस कराऊँ। तो अब मैंने अपने बच्चे की इस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि घर में अब वो मेरी बात सुनने लग गया था, अटेंशन पे करने लग गया था, समझने लग गया था चीज़ों को। तो मैं बाहर लेके जाती, जहाँ-जहाँ मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलती, मैं उसके लिए पैरेलल टॉक करती, ही वांट्स टू प्ले, क्योंकि अब वो मेरे साथ प्ले करने में कंफर्टेबल था, चाहे वो सिर्फ़ बॉल कैच थ्रो ही थी। मैं कोई भी रैंडम बच्चा जो थोड़ा उससे एज में बड़ा होता, मुझे लगता उससे कोऑपरेट कर सकता है, मैं उस बच्चे के साथ देविश को खड़ा करती, उसके साथ उसके लिए पैरेलल टॉक करती, उसको प्रॉम्प्ट करती और उसके साथ प्ले कराती। जनरली जो एक छोटे बच्चे का, एक 1.5 साल के बच्चे का जेस्चर्स होता है कि हेलो आंटी, नमस्ते आंटी, आंटी आप कैसे हो, लाइक दिस, इस तरीके से उसको सोशलाइजेशन में मैं लेके आई। बाहर वो जाता, जिन चीज़ों की वो आई गेजिंग करता, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करती। घर से वो सिंगल वर्ड, जब तक नाउन एंड वर्ब बेटा पकड़ चुका था, क्योंकि मैं डोमेस्टिक चीज़ों को आइडेंटिफाई करवाने में और बॉन्ड बनाने में, रिलेशनशिप क्लियर कराने में मैं कामयाब हो गई थी। तो अब मेरे लिए इजी था बाहर ये चीज़ बताना कि देखो ये बेबी है, ये बेबी की मम्मा है, जैसे आप मेरे बेबी हो, ये इसके पापा जा रहे हैं, अच्छा ये तो ये, मतलब वो चीज़ों को मैं अब उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा पा रही थी, क्योंकि मैंने डोमेस्टिक लेवल पर वो चीज़ उसके अंदर डालनी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे जब देविश के अंदर सोशलाइजेशन आया, उस वक्त तक भी वो अपनी बातें नहीं रख पाता था, लेकिन उसने अपने जेस्चर्स यूज़ करने शुरू कर दिए थे। उन चीज़ों के बारे में देखता था, फिंगर पॉइंटिंग करता था, सिंगल या 2 वर्ड में उसके बारे में बात करता था। तो मैंने उसी टाइम पे व्हाट का क्वेश्चन भी स्टार्ट किया था, यानी कि मैं उसको पूरा इन्वायरमेंट के बारे में बताती थी, पूरा सोसाइटी के बारे में बताती थी कि सोसाइटी पार्क है, ये इस आंटी का घर होता है, हम उसको हेलो करेंगे, हम इसको देख के आएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो मैंने उसको पहले सोशली रेडी किया था।
बच्चे को जब मैंने उसको सोशली रेडी किया और मतलब उसको अपने एक ऑरा से बाहर निकाल के लेके आई, बच्चों के साथ प्ले करने में कंफर्टेबल किया, उसको पहला टॉक दे के समझाया कि हम किसी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, देन ही फील कंफर्टेबल गुड के सोसाइटी इतनी बुरी भी नहीं होती, मैं बात कर सकता हूँ उनके साथ। बहुत अच्छा नहीं था, ऐसा नहीं था कि आगे जाके खुद नमस्ते करता था, कुछ पूछता था या करता था, नहीं, लेकिन हाँ, कुछ वक्त के बाद एक हल्की स्माइल आ गई थी, बच्चों के बीच में जाना आ गया था, उनको कनेक्ट करना आ गया था, धीरे धीरे उनको कॉपी करना भी आ गया था। जब मेरे को ये वाली सारी चीज़ें अचीव हो गई अपने बेटे के अंदर, देन फिर मैंने फोर्थ लेटर जो है वो अपनाया, दैट इज़ रेडी फॉर द एकेडमिक एंड द लैंग्वेज। अब मैंने उसके साथ हाई स्किल फंक्शनिंग वर्क करने स्टार्ट कर दिए थे। अब इस जगह पे कुछ पार्ट जो है वो लैंग्वेज और स्पेशल एजुकेशन का एंटर हो गया था। पहले 3 लेटर पे मैंने बिल्कुल भी इन चीज़ों को फोकस नहीं किया था। अब मैंने उसको चीज़ें कैसे इंट्रोड्यूस की स्पेशल एजुकेशन की, फिंगर्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाना, क्योंकि अब वो इन्वायरमेंट की चीज़ें समझता था, तो लाइक सन बनाएंगे, अभी हम मून बना रहे हैं, रात को चंदा मामा आए थे, ये चंदा मामा के साथ स्टार आए थे, ये आंटी थी, ये ट्री था, जो भी कुछ उसने इन्वायरमेंट में देखा था मैंने उसको ड्रॉ करवाना शुरू किया, प्लस उसको काउंटिंग का कॉन्सेप्ट देना शुरू किया अंडरस्टैंडिंग के साथ। रट्टा तो उसको पहले भी था। इसके बाद मतलब धीरे धीरे करके शेप्स वगैरह, कलर वगैरह, वो सब चीज़ें डेली रूटीन में कैसे यूज़ की जाती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना शुरू किया। कॉग्निटिवली चीज़ें जो यूज़ होती हैं, जैसे कि मुझे बड़े वाला चाहिए मम्मा, ये तो मोटे वाला एप्पल चाहिए मुझे, मुझे छोटे वाला नहीं चाहिए। इस तरह से चीज़ों को रैशनली डिसाइड करना, बताना, बातें रखना, उसको इस स्टेज पे सिखाया गया। जब ये वाली चीज़ें अचीव होगी, देन एट लास्ट आई रीच्ड ऑन द टारगेट्स एंड आई टॉक अबाउट द मास्टरिंग, यानी कि जब एजुकेशन की और स्कूल की बात की गई, क्योंकि तब तक वो दूसरों की बात सुनता भी था, जर्नलाइजेशन भी आ गई थी, चीज़ों के बारे में डिस्कस करना भी आ गया था, स्टोरी टेलिंग वगैरह सब चीज़ें आ गई थी। अब जो है स्पेसिफिकली एकेडमिक और लैंग्वेज के बारे में बात गई, और ये वाली स्टेज मेरे बेटे की जो है वो अभी भी चल रही है। तो मोस्टली जो हम टॉयज़ यूज़ करते हैं ना, बहुत सारे हम मतलब फाइन मोटर के लिए चीज़ें ले आते हैं, स्टोरी बुक ले आते हैं, फ्लैश कार्ड्स ले आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं। एक्चुअली में ये बिल्कुल लास्ट में यूज़ होती हैं। जब बच्चा अब कॉग्निटिवली सब कुछ समझ रहा है, इन्वायरमेंट से पूरी तरीके से रेडी है चीज़ें लेने के लिए, अब हमें चीज़ें मास्टरी की तरफ लेके जानी है, कि बच्चा एक पिक्चर देख रहा है, उसके बारे में चीज़ बता रहा है, बात कर रहा है कि इसके अंदर ये है, मैंने वहाँ पे देखा था। नाउ ही स्टार्ट मेकिंग इमेजिनेशंस अबाउट द थिंग। अब वो कॉग्निटिवली अपना दिमाग लगा रहा है, पिक्चर है उसको कॉपी कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल आखिर में आती हैं, और ये जैसे जैसे बच्चे का स्किल बढ़ता रहता है, वैसे वैसे इन चीज़ों का लेवल भी बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो फेस की मैंने, और मोस्टली पेरेंट्स करते हैं, कि हम क्या करते हैं, हम इस लेटर को फॉलो नहीं करते, हम जो लास्ट वाला पार्ट है ना, उसका कॉग्निटिव वाला पार्ट, और वो वाला पार्ट हम स्टार्टिंग में उठा लाते हैं। बच्चा प्ले के लिए रेडी नहीं है, बच्चा बॉडी समझने के लिए रेडी नहीं है, हम स्टार्टिंग में इन चीज़ों के लिए बात करने लगते हैं कि बच्चा ब्लो नहीं कर रहा है, बच्चा जंप नहीं कर रहा है, बच्चा ये नहीं कर रहा है। सबसे पहली चीज़, बच्चा स्टेप बाय स्टेप चलेगा, बच्चा बॉडी संभाल पा रहा है, नहीं संभाल पा रहा है, अपनी सराउंडिंग को नोटिस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसको प्रॉपरली रहना आता है, उसको रूल रेगुलेशन समझ आ रहे हैं, अगर हम उसको कुछ कह रहे हैं तो उसको कुछ पूछना आ रहा है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है वो बच्चा अचीव करेगा अपने टारगेट्स को। अगर आप इन चीज़ों के बेसिस पे चल के अपने बच्चे को जो है रिहैबिटेशन की तरफ लेके आओगे, तो आपका बच्चा जो है वो नेचुरली रिहैबिटेट होगा। अगेन आई रिपीट, सबसे पहले क्या करो, बच्चे को नीड बेस बनाओ, उसी के साथ साथ बच्चे को इस लायक बनाओ कि वो आपकी बात
को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है बात की बात है, लेकिन कम से कम समझने के लायक है। कुछ बोल रहे हो तो एटलीस्ट वो आपकी तरफ देख रहा है और समझ रहा है। इस लेवल पे जो है वो बच्चा एक शेड्यूल में फिट हो रहा है, एक वो शेड्यूल जो नॉर्मली हम सब जिस शेड्यूल से जीते हैं, हम जितने घंटे काम करते हैं, जितने घंटे फ्री रहते हैं, जितने घंटे खेलते हैं, एक बच्चा नॉर्मली जिस शेड्यूल के अंदर फिट हो जाता है, यानी कि स्कूल गया, स्कूल से आके थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर इसके बाद उसने जो है वो अपना स्कूल होमवर्क किया, प्ले किया, देन खाना खाया और सो गया। इस तरीके का एक शेड्यूल, ना कि बहुत भागने खींचने और दौड़ने वाला शेड्यूल। इस स्टेज पर बच्चे की ओटी और एबीए पे बहुत ज़्यादा फोकस होगा। सेकेंड स्टेप जब आप ये वाला अचीव कर लोगे, देन वी कम ऑन द बॉन्ड आइडेंटिफिकेशंस। बच्चे को यहाँ पर भी ओटी पे बहुत फोकस होगा, छोटे छोटे प्ले पे बहुत फोकस होगा। बच्चे के साथ बजाय आपको मास्टर बन के अपनी कमांड फॉलो कराने के, कमांड फॉलोइंग पे बच्चे को नहीं लेके आना है। बच्चे को लेके आना है कि आप डायरेक्शंस दे रहे हो और डायरेक्शंस फॉलोइंग पे एक्चुअली बच्चे को लेके आना है, और डायरेक्शंस के बेसिस पे उसको छोटी छोटी चीज़ों के साथ, उसका अपनी चीज़ों के साथ जो है वो चीज़ें बनानी है। तो इस स्टेज पे ओटी पे और प्री लर्निंग पे बहुत बहुत ज़्यादा फोकस होता है। प्री लर्निंग की स्टार्टिंग स्टेज यानी कि आई कॉन्टैक्ट फर्स्ट स्टेज पे भी आता है, आई कॉन्टैक्ट विद कम्युनिकेशन सेकंड स्टेज पे आ जाता है। स्टेज पे वेटिंग आ जाती है, अटेंशन आ जाती है, मीन एंड के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आ जाते हैं। इस सेकंड स्टेज पे बहुत ज़्यादा प्री लर्निंग पे फोकस होता है। जब थर्ड स्टेज आती है सोशल की, वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्स का बहुत बड़ा रोल अपना होता है। थर्ड स्टेज क्या है? सोशल कनेक्शन और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में बच्चे को नॉलेज होना। मैं कहाँ किस सराउंडिंग में हूँ, कौन कैसा फेस बना रहा है, किस तरीके से, क्योंकि सेकंड स्टेज पे जब वो अपनी फैमिली के अंदर रिलेशंस फीलिंग्स को समझने लगा है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसके लिए बनाना थोड़ा सा इजी हो जाता है, फाउंडेशन बनती है। जब आपको लगता है कि नाउ माय चाइल्ड इज सोशली कनेक्ट ओपन, तो उसके अंदर की क्यूरियोसिटी हम जगा रहे हैं रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट, ताकि उसको व्हाट व्हेन वेयर WHO फैमिली के लिए पूरा का पूरा एक्सपोजर मिल जाए। अगर मौका मिले तो आप उनको दे भी सकते हो। देन कम ऑन द फोर्थ स्टेज, यानी कि अब हमें बच्चे को बाहर इन्वायरमेंट में फ़ाइट करने के लिए रेडी करना है, उसको लॉजिकल थिंकिंग के लिए, कॉग्निटिव थिंकिंग के लिए बच्चे को रेडी करना है। तो इस स्टेज पे क्या हो जाता है, लैंग्वेज और स्पेशल एजुकेशन पे बच्चे की इंट्रोड्यूस हो जाती है। OT ABA जो है वो चलती रहेंगी, प्री लर्निंग भी चलती रहेंगी, लेकिन ये दोनों चीज़ें भी साथ में ऐड ऑन हो जाएंगी बच्चे की। और लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में अब हमें बच्चे को फुल्ली कॉग्निटिवली डेवलप करने हैं, उसके टारगेट्स रखने हैं। जैसे मान लो कि जैसे मैंने टारगेट रखा हुआ है कि मेरे को जो है बिना मात्रा के अपने बच्चे को छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखने सिखाने हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं कुछ लाइन बोल रही हूँ मेरे पीछे, नहीं, वो जो सराउंडिंग में देख रहा है वो खुद से लिख रहा है। जैसे कि छत पर चल, नीचे रख, लाइक दिस, वो समझ रहा है कौन सी लाइन कहाँ पर फिट होती है, कैसे फिट होती है। वो कॉग्निटिवली डेवलप हो रहा है, लैंग्वेज में डेवलप हो रहा है, उसका थिंकिंग पैटर्न डेवलप हो रहा है। तो ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है, फिफ्थ स्टेज है। यहाँ पर आपका ज़्यादा फोकस किस पे होता है? नो डाउट ओटी पे तो होगा ही होगा, क्योंकि ओटी के बिना बच्चे को आप बैलेंस नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा फोकस किस पे हो जाएगा? बच्चे की स्पेशल एजुकेशन पे और बच्चे की जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट पे। तो जितनी भी चीज़ें जो आप स्टार्टिंग में स्पेशल एजुकेशन और लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हो, वो एक्चुअली में लैडर के सबसे लास्ट स्टेज पे आती है। होपफुली ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी अपने बच्चे को रिहैबिटेट करने के लिए। सबसे पहले अपने बच्चे को मार्क कीजिए कि आपका बच्चा कौन सी स्टेज पर लाई कर रहा है, और इसमें से जो भी स्टेप आपका मिसिंग है, पहले उस स्टेप को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद देखिए आपका बच्चा नेचुरली रिहैबिटेशन की तरफ आएगा।